नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा है आईटी और फाइनेंशियल शेयरों की पिटाई से बाजार में गिरावट आई है। ये लगातार चौथा सत्र जहां पर बाजार में हमने कमजोरी देखी है। निफ्टी 17,200 के नीचे बंद, जबकि सेंसेक्स की बात करें 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिखाई दी है। बाजार का पूरा हाल समझा रही है सहयोगी मानसी दवे। जी बिल्कुल। तो देखिए, लगातार फोर्थ ट्रेडिंग सेशन था जहां पर बाजार में कमजोरी हावी होती हुई दिखी। ऑफ कोर्स एक लंबा वीकेंड पिछले हफ्ते हमने देखा, लेकिन उस वीकेंड की शुरुआत में भी सोमवार से लेकर बुधवार तक हमने बाजार में कमजोरी ही देखी थी और आज ये कमजोरी जो है वही कायम भी रही। अब क्योंकि इतनी ज्यादा कमजोरी बाजार में देखने को मिली, कुछ पॉजिटिव चीजें जो कि बाजार की आज रही उनसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक तो डिफेंस स्पेस अप्रूव हो चुका है कि बाजार चाहे कितना भी कमजोर हो, डिफेंस स्पेस जो है वो परफॉर्म जरूर करता है। आप देखिए, भारत डायनेमिक्स का शेयर आज अच्छी तेजी के बीच करीब 14% के ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा। इसके अलावा केप्री ग्लोबल, इस स्टॉक पर भी नजर रखी आज हमने, क्योंकि करीब 15 से 16% तक की तेजी हमने देखी और अच्छी बढ़त के साथ ही इस स्टॉक में हमने ट्रेड काफी अच्छी तेजी पर देखने को मिला। एनटीपीसी का स्टॉक अगर 1 अप्रैल के बाद देखें, अच्छी तेजी पर कामकाज आज के सत्र में कर रहा था। करीब 4.5% तक की बढ़त स्टॉक में देखने को मिली और साथ ही फर्टिलाइजर स्पेस भी थे जो कि बाजार को तेजी दे रहे थे। अगर यहाँ पर हम देखें, आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो यहाँ पर कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट इन तमाम स्पेसेस से देखने को मिले। लेकिन निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट में कंट्रीब्यूट यहाँ पर एचडीएफसी ट्विंस ने किया और साथ ही इन्फोसिस के नतीजों के बाद हमने देखा कमजोरी हावी होती हुई यहाँ पर देखने को मिली। और एचडीएफसी ट्विंस भी थे, करीब 60% कंट्रीब्यूशन इन तीनों की तरफ से ही आता हुआ निफ्टी में देखने को मिला। गिरावट में सबसे ज्यादा यहाँ पर इन स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा निफ्टी के गेनिंग स्टॉक्स पर अब आ जाइए। एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार में आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स थे जो कि कमजोरी भी दिखा रहे थे, जैसे कि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जैसे कि हमने अभी देखा, ये स्टॉक सबसे ज्यादा गिरावट हावी कर रहे थे। वहीं टेक महिंद्रा में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी पावर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा, टोरेंट पावर, वरुण बेवरेजेस, एचएल जैसे स्टॉक्स अच्छी बढ़त दिखा रहे थे। कमजोरी हावी होती हुई मिड कैप स्पेस में टाटा एलेक्सी, एम्फासिस, टाटा पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलएनटी टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पर होती हुई दिख रही थी। इसके बीच मेजर गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, गेनिंग नहीं कह सकते, बाजार को कुछ हद तक जो सपोर्ट कर रहे थे उन सेक्टर्स में एफएमसीजी, मेटल और ऑटो शामिल रहे। हरे निशान के साथ थोड़ी सी तेजी यहां पर देखी, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव, भारी बिकवाली निफ्टी आईटी स्पेस में हमने देखी। इसके ठीक पीछे निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल स्पेस और साथ ही सरकारी बैंक क्षेत्र में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो क्लियरली बाजार ने संभलने की कोशिश की। एक समय ऐसा भी था दिन के दौरान जब रिकवरी आती हुई दिखी, लेकिन रिकवरी जो है आगे संभल नहीं पाई और क्लोजिंग में तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली ही हावी होती रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोमुरा के ग्लोबल मैक्रो रिसर्च के हेड रॉब सुब्रमण्यन ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि भारतीय बाजार पर महंगाई की चिंता रहेगी। उनके मुताबिक भारत में FY23 में महंगाई दर 6% से ऊपर रहने की संभावना है। When the IMF releases its World Economic Outlook report later this week, where they're likely to downgrade growth quite substantially globally, I'd say it's a very challenging environment globally and for India, and maybe more for India than countries outside India on average. And I say challenging because it is a kind of stagflationary shock where inflation is clearly going up, and the rising risks for growth are on the downside. So it's going to be very challenging, I think, for policymakers to navigate. How much emphasis should the central bank put on inflation vis-a-vis growth, and also for corporates and households to navigate as well. और गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह के मुताबिक बाजार में 17,000 के स्तर से फिर तेजी लौटेगी। शाह ने 18 स्वदेश से खास बातचीत में कहा है कि चुनिंदा सेक्टर्स और शेयरों में निवेश करना चाहिए। एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि लगता है कि रुकेगा नहीं,
और जब वो गिरता है तो ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है मार्केट के लिए। ये हम पिछले 3-3.5 महीना से देख रहे हैं और ये समझना जरूरी है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट ने अपना टॉप बनाया 18,600 और उसके बाद 7 महीना निकल गया और मार्केट एक रेंज में है, नीचे की तरफ 16,500 और ऊपर की तरफ 18,000, 18,500। अब मेरे को अभी भी लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि 2 साल की तेजी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जरूरी था और इस कंसोलिडेशन में जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो काफी अच्छा से कूल ऑफ कर गए हैं। पर ये जो भी पुल बैक जो हमने देखा पिछले 7-10 दिनों में, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, क्योंकि निफ्टी ने 2,500 पॉइंट का तेजी देखा एट अ वेरी रैपिड पेस, 16,600 से लेकर 18,100। और क्योंकि इतनी बड़ी तेजी थी तो थोड़ा बहुत पुल बैक बनता था। ग्लोबल मार्केट्स भी अब स्टेबलाइज कर गए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी बेटर हो गई है और क्योंकि ये दो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे, उसके कारण निफ्टी ने 17,400 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक किया, बट आई थिंक ये टेम्पररी है। तो अब जो अगला सपोर्ट जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है 17,000 और मुझे लग रहा है कि 17,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस अच्छी हो जाएगी। ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए, वन शुड नॉट बी ओवरली कंसर्न्ड। हो सकता है कि 3-4-5 दिन लगे थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, पर 17,000 से मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबलाइज करके वापस घूमेगा और अगर वो वापस घूमता है तो 18,000, 18,500 तक वापस जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, निफ्टी में ज्यादा फोकस मत रहिए, क्योंकि जो निफ्टी के जो टॉप कंपोनेंट्स है वो अभी अच्छे पोजीशन में नहीं है। माइंट्री और एल&टी इन्फोटेक को लेकर बड़ी खबर है, इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो सकता है और क्या है मर्जर की पूरी डिटेल्स और किस तरह से ये मर्जर होगा, पूरी समझाइश दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित। अगर आप देखते हैं तो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि एल&टी जो एक इंफ्रा कंपनी है, उनकी जो 2 आईटी कंपनीज है, एल&टी इन्फोटेक और माइंट्री, इन दोनों को वो कंपनीज मर्ज कर सकती है। अब अगर आप देखेंगे तो माइंट्री में एल&टी ने 2019 में स्टेक एक्वायर किया था, उनका करीब 61% स्टेक है इस कंपनी में। और अगर एल&टी इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो ये एल&टी से ही डीमर्ज हुई थी ये कंपनी और लिस्ट हुई थी एक्सचेंजेस पे, और इनमें एल&टी का स्टेक करीब 74% के आसपास है। अब क्या सिनर्जीज हो सकती है इस मर्जर के कारण? पहले तो एक ये बात है कि ये वन ऑफ द टॉप 5 आईटी कंपनीज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो करीब 1.7 लाख करोड़ हो जाएगी मर्ज्ड एंटिटी की मार्केट कैप, तो वन ऑफ द टॉप 5 आईटी कंपनीज हो जाएगी। और ऑब्वियसली इतनी बड़ी आईटी कंपनी होने के बाद इतनी बड़ी साइज़ का बेनिफिट और लोअर कॉस्ट के बेनिफिट्स तो इन मर्ज्ड एंटिटी को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है। उसी के साथ एक बड़ी कंपनी होने के कारण एक प्राइसिंग पावर भी मिल सकती है इस मर्ज्ड एंटिटी को, ऐसे एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है। अब याद रखिएगा आज माइंट्री के रिजल्ट्स है और कल एल&टी इन्फोटेक के रिजल्ट है। अभी भले ही ब्लूमबर्ग की न्यूज़ रिपोर्ट कह रही है कि ये जो स्वैप रेशियो और बाकी के डिटेल्स है मर्जर के रिलेटेड वो नेक्स्ट वीक तक आ सकते हैं, बट शायद ये अनाउंसमेंट आज या कल में भी आ सकती है, क्योंकि रिजल्ट कंसिडरेशन दोनों ही कंपनी की आज और कल में है। इसी के साथ हमने थोड़े बहुत एनालिस्ट से बात की और समझने की कोशिश की कि क्या और बेनिफिट्स आ सकते हैं या वो कैसे देख रहे हैं इस मर्जर को। तो उनके हिसाब से तो ये मर्जर ना ही पॉजिटिव या नेगेटिव होगा दोनों कंपनीज के लिए, और एनालिस्ट काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे मर्जर होने की अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी उनको काफ़ी टाइम से, जब से इनफैक्ट ये एक्विजिशन किया था एल&टी ने माइंट्री का 2019 में। वो ये कह रहे हैं कि जो दोनों वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो 38 to 40 टाइम्स है दोनों कंपनीज की वैल्यूएशंस, और इसी कारण ज़्यादा कोई अपसाइड नहीं मिल सकता है मर्जर के होने से। इंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस मर्जर में ट्रैक करने के लिए, ऐसे एनालिस्ट का मानना है, और इस मर्जर के कारण बड़े डील्स के लिए एलिजिबल हो सकती है ये मर्ज्ड एंटिटी, ऐसे एनालिस्ट का मानना है। चलिए, तो इस मर्जर की डिटेल्स के बाद अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की ओर, और कमोडिटी बाजार में आज कहां पर एक्शन है पूरा अपडेट देंगे सहयोगी विश्व मोहन। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा एक्शन आज कमोडिटी मार्केट में बुलियन और एनर्जी मार्केट में है। बुलियन में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ी है। रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है वो ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां सीज फायर को लेकर कोई संकेत नहीं मिल रहा है, किस ओर जाएगा इस बात को लेकर चिंता है। इस वजह से सेफ हेवन बाइंग बुलियन मार्केट में आ रही है और आज ज़बरदस्त तेज़ी है। $2,000 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड जा चुका है और MCX गोल्ड में भी 500 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी है, 1,000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी चांदी में आ चुकी है, 70,000 के ऊपर जा चुकी है। तो एक बेहतर मजबूत माहौल पूरे ही बुलियन मार्केट के लिए बन रहा है। कच्चे तेल में पिछले हफ्ते से अब तक अगर बात करें तो करीब 15% की तेज़ी आ चुकी है, लेकिन हालांकि आज एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। लेकिन अभी जितने
भी फैक्टर्स है और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अभी शॉर्ट अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा माहौल है और सप्लाई की जो दिक्कतें हैं, रूस की अगर बात करें तो अप्रैल महीने में 15 दिन में ही 7.5% उत्पादन पिछले महीने के मुकाबले कम हो गए हैं। दूसरी तरफ ओपेक प्लस को जो पश्चिमी देश हैं वो उत्पादन बढ़ाने को कह रहे हैं, वो लगातार इससे मना कर रहे हैं। इसके अलावा जो रूस यूक्रेन युद्ध है उससे तो सपोर्ट मिल ही रहा है। इसके अलावा लीबिया से जो खबर आ रही है वहाँ भी उत्पादन की दिक्कतें हैं। तो ऐसे कुछ जो जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो लगातार क्रूड को भी सपोर्ट कर रहे हैं और बुलियन मार्केट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। महंगे क्रूड की वजह से फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसका असर लोगों पर साफ तौर से नजर आने लगा है। सीएनजी की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ दिल्ली में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स ने हड़ताल बुलाई है। 2 दिन की हड़ताल का आज पहला दिन है। स्ट्राइक की वजह से राजधानी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्राइक को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से पैसेंजर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें पैसेंजर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर नजर आ रहा है। यहाँ लोग परेशान नजर आए। हमारे सहयोगी आलोक कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपको पूरे बता देता हूँ पिक्चर क्या है। पिक्चर ये है कि आज और कल 2 दिन के लिए हड़ताल की गई है। ऑटो और जो टैक्सी हैं वो वाले नहीं रहेंगे, वो ज़्यादातर नहीं रहेंगे। हालांकि कुछ ऑटो वाले और टैक्सी वाले चला रहे हैं, क्योंकि डेली की तिहाड़ी करनी है उनको, डेली का पेट भी भरना है, परिवार को खिलाना है, ये स्थिति है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो ऑटो और टैक्सी के फेयर को रिवाइज करेगी, यानी बढ़ाएगी या बढ़ा सकती है या उसको दोबारा निर्धारित करेगी। लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक कमेटी बनाएगी, जब तक निर्धारित की जाएगी, तब तक ये लोग क्या करें, क्योंकि इनका ये कहना है कि पिछले कई सालों से किराया बढ़ा नहीं है। किराया नहीं बढ़ने के कारण इनकी आय तो उतनी है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण ये लोग कमेटी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। इनका ये कहना है जल्द से जल्द हमारा किराया बढ़ाया जाए और तभी हम ठीक से ऑटो या टैक्सी चला सकेंगे। चलिए रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। सरकार आज एलआईसी के आईपीओ के लिए संशोधित प्रोस्पेक्टस को अंतिम मंजूरी देने की तैयारी में है। क्या है तैयारी और प्राइस बैंड क्या हो सकता है, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा डिटेल्स लेकर मौजूद हैं। तो अंकुर बताएं, क्या है आपके पास जानकारी और प्राइस बैंड को लेकर आखिर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी हाँ, सरकार इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से आज फिर से बैठक करेगी और ये बैठक इसलिए होनी है क्योंकि रिवाइज प्रोस्पेक्टस फाइल होना है एलआईसी के आईपीओ का। हमें जो अभी तक जानकारी मिली है कि सरकार और इन्वेस्टमेंट बैंकरों के बीच अभी तक जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक मंशा सरकार की यही है कि जो वैल्यूएशन है एलआईसी के आईपीओ का वो 1.6 टाइम एम्बेडेड वैल्यू से 2 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू तक रखा जा सकता है। और अकॉर्डिंगली हमें बताया गया है कि जो प्राइस बैंड हो सकता है एलआईसी का आईपीओ वो 1550 से लेकर 1700 तक हो सकता है। साथ ही साथ अगर जो स्टेक सेल की बात करें तो सरकार के पास ऑप्शन जरूर है कि 7.5% तक एलआईसी के आईपीओ में वो हिस्सा बेच सकती है, क्योंकि डीआरएचपी में उन्होंने बोला था कि 5% तक हिस्सा बेचेंगे, लेकिन सेबी नियमों के मुताबिक वो 50% और भी बेच सकती है चाहे तो रिवाइज प्रोस्पेक्टस में। लेकिन जो अभी तक बातचीत हुई है इन्वेस्टमेंट बैंकरों से, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि सरकार 6% से ज्यादा हिस्सा बेचने के मूड में नहीं है। साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि ये आईपीओ का फाइलिंग कब तक हो सकती है, तो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि इसी हफ्ते आरएचपी फाइल हो सकता है। तो आज वो महत्वपूर्ण बैठक होगी, उसके बाद मिनिस्ट्रियल पैनल की मंजूरी के बाद आरएचपी की फाइलिंग बहुत ही जल्द हो सकती है। शुक्रिया अंकुर तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। बॉन्ड यील्ड की तेजी पर अब वित्त मंत्रालय और आरबीआई की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने इस मसले पे चर्चा भी शुरू कर दी है और जल्द ही नरमी लाने के लिए कुछ ऐलान भी किए जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव खबर की तमाम डिटेल्स सहयोगी मेघना मित्तल दे रही हैं। जी, हम बहुत समय से देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स हार्डन हो रही हैं। बहुत सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट इम्पैक्ट होता है, जैसे कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हो गया,
US फेड के बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स हो गए, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इनकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स हमेशा इम्पैक्ट होते हैं। तो अब हमारे सूत्र जो ये बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI ये डिस्कशन चालू कर चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं बॉन्ड यील्ड्स को कूल ऑफ करने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं RBI के पास, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, HTM लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, LTR फंड्स का रिवर्सल अलाउ कर सकते हैं बैंक्स के लिए। तो बहुत सारे स्टेप्स जो है RBI ले सकती है, उन सब पे फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI में डिस्कशन चालू है। ये याद रखिए कि अभी भी पैनिक बटन प्रेस नहीं हुआ है। 7.2 के अराउंड यील्ड्स हैं, नॉर्मली 7.5% बहुत ही डेंजर लेवल माना जाता है यील्ड्स का, तो अभी भी ये पैनिक बटन नहीं प्रेस हुआ है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहती है कि क्या ज़रूरत पड़ी तो वो स्टेप्स ले सकते हैं। ये भी याद रखिए कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो मार्केट को डिसरप्ट करे, लेकिन अपने ऑप्शंस ओपन रखना वो ज़रूरी समझती है। ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि स्टेट्स इमीडिएटली अभी मार्केट में आएंगे बोरोइंग के लिए, क्योंकि रुपीज़ 1 लाख करोड़ का जो इंटरेस्ट फ्री लोन अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में, वो अभी फ़िलहाल के लिए होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए कि स्टेट्स बोरोइंग के लिए नहीं आए इमीडिएटली। तो इसलिए भी गवर्नमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रही है कि स्टेट्स की वजह से बोरोइंग पर ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से एपिटाइट जो है गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड्स की वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन अपने ऑप्शंस ओपन रखना फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI वो ज़रूरी है, इसलिए ये डिस्कशन चालू है। तो अब ये देखना बाकी है कि कब किस लेवल पर RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करते हैं कि क्या इन स्टेप्स की ज़रूरत है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। SBI कोटक बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी की है, इससे लोन की EMI बढ़ेगी और इसके अलावा आम लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा, बताने के लिए हमारे सहयोगी तमाम डिटेल्स लेकर जुड़ गए हैं। अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बिल्कुल EMIs पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो होम लोन रेट्स होते हैं वो कई तरीके के बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा तबका है, करीब 80% होम लोन्स होंगे वो MCLR से लिंक्ड हैं, बाकी BPLR है, रेपो लिंक्ड रेट्स हैं, वो भी एक पोर्शन है, लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो MCLR से लिंक्ड होता है। तो चूंकि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं MCLR में, कोटक महिंद्रा बैंक ने 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, तो ये लग रहा है कि रेट साइकिल जो हाइक की रेट साइकिल है वो शुरू हो गई है। और अभी के लिए कम से कम इन दो बैंकों के जो ग्राहक हैं उनकी EMI बढ़ जाएगी इसी एवज में। साथ ही साथ उम्मीद ये भी है कि जो बाकी लोन है, बाकी जो बैंक्स हैं वो भी अपना रेट्स बढ़ा सकते हैं। तो मोटे तौर पे ये देखना चाहिए कि अगले 1 साल में EMIs आपकी और महंगी हो सकती हैं, और ये जो रेट साइकिल है वो यहाँ से शुरू हुई है। और इसलिए मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया था कि RBI ने भी जो इस बार एकोमोडेटिव स्टांस को रिटेन जरूर किया है, लेकिन एक ग्राउंड तैयार कर लिया है कि आगे कम से कम 3 से 4 रेट हाइक हो सकती हैं। तो मतलब अभी तो एग्जिस्टिंग जो होम लोन रेट्स हैं वो महंगे हुए हैं, साथ ही साथ आगे जाकर जो आप नए लोन लेना चाहते हैं वो भी महंगे होंगे। तो ये रेट साइकिल का एक बिगनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश का भविष्य कहे जाने वाले EVs की। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ओला प्योर EV के बाद अब तमिलनाडु में देश की प्रमुख EV निर्माता कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक के ई-स्कूटर में आग लगने की वजह से 40 EV जो हैं जलकर खाक हो गए हैं, जिसके बाद कंपनी ने देश भर से अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लगभग 3215 यूनिट्स को रिकॉल कर दिया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में यहां पर 6 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर हालात एक बार से तनावपूर्ण बन गए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच के लिए पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर फेंके गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस रामनवमी के दौरान जुलूस पर यहां पर पथराव के एक आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची थी और तभी टीम पर पथराव होने लगा। दिल्ली में 16 अप्रैल को हुए जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है।
सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण की दर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में सीएम योगी ने एनसीआर से सटे जिलों में पब्लिक प्लेसेस पर मास्क को जरूरी करने का निर्देश दे दिया है। इस निर्देश के बाद से यूपी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का आदेश जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। आईपीएल पर इस साल फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम को क्वारंटीन होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो के बाद अब एक विदेशी खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और इसके बाद दिल्ली की टीम को पुणे में जाने से रोक दिया गया है। टीम को मुंबई में ही क्वारंटीन यहां पर कर दिया गया है। दिल्ली कैपिटल को अगला मुकाबला 20 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ पुणे में खेलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश की तरक्की में अहम रोल अदा करता है। हाल ही में अडानी के अहमदाबाद के इकलौते सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी के रीकार्पेटिंग का जिम्मा लिया और ये काम रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया गया है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। Adani, a game changer in the field of Indian infrastructure and a leader in nation building, undertook recarpeting of the only airstrip at the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport while it was still operational. Adani had only 9 hours a day to work on the airstrip. But with the help of a dedicated team, cutting-edge technology and an impressive workforce, they not only conquered the challenges, but also set a national record of carpeting the 3.5-kilometer long runway in just 75 days. And with another feather in their cap, Adani is striving to make Sardar Vallabhbhai Patel International Airport a gateway to the majestic Gujarat and the pride of Ahmedabad.